आधे लोग तो सो रहे हैं, देश सो रहा है, उसको जगाने की आवश्यकता है। इसीलिए मैंने ये बोला, भारत माता की जय। जी, ये हुई ना बात। सुनने वाले बहुत सारे लोग यहाँ से चले गए हैं क्योंकि शायद वो बातें जो हमें सुननी चाहिए वो हम लोग आज सुनना चाहते ही नहीं हैं, क्योंकि इसमें हमारा दोष नहीं है। मैं कभी भी तुम और आप नहीं बोलती हूँ जब भी मैं बात करती हूँ, मैं हमेशा हम बोलती हूँ, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है उसमें हम सब भागीदार हैं, हम सब उसका एक हिस्सा हैं और हम ही सब मिलकर उसको ठीक भी कर सकते हैं। तो पहले तो मैं अपना परिचय दे देती हूँ। मैं डॉक्टर अनु भारद्वाज आयुर्वेद में डॉक्टर हूँ और तकरीबन 24 साल से आयुर्वेद प्रैक्टिस कर रही हूँ। इस वक्त मैं यहाँ पे डेरा बस्सी में एक हॉस्पिटल है हिम्स के नाम से, वहाँ पे जो हॉस्पिटल की इंचार्ज हूँ। जो भी इंडोर पेशेंट होते हैं, तकरीबन 100 पेशेंट हमारे पास हमेशा एडमिट होते हैं, उनकी मैं हेड हूँ। तो वहाँ पे हम लोग बिल्कुल क्रिटिकल से क्रिटिकल पेशेंट्स हमारे पास एडमिट होते हैं और उनकी जो चिकित्सा है, मैंने इसलिए मैं बताना चाह रही हूँ कि ये सुनकर कि इतना बड़ा एक हॉस्पिटल जहाँ 100 पेशेंट हर समय एडमिट रहते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है। तो वहाँ पर जो भी चिकित्सा होती है वो एलोपैथी नहीं होती है, वो आयुर्वेदिक चिकित्सा होती है। और वहाँ से क्रिटिकल पेशेंट हमारे पास होते हैं, जो लोग पेशेंट डायलिसिस पर हैं या कैंसर के पेशेंट्स हैं 3rd स्टेज 4th स्टेज के, वो भी हमारे पास वहाँ पर हैं। केवल और केवल डाइट, योग, नेचुरोपैथी और आयुर्वेद, होम्योपैथी भी, इससे हम चिकित्सा करते हैं। कुछ चीज़ें एलोपैथ की जो ले लेनी चाहिए, जिसको उस वक्त करना बहुत ज़रूरी है, वो हम लोग वहाँ पे करते हैं। और इसमें एक जो यहाँ पे दीपक जी बैठे हुए हैं और धीरज जी बैठे हुए हैं, ये लोग भी वहाँ पर हमारी टीम का एक हिस्सा हैं। और जो उस हॉस्पिटल में ये एक यूनिक चीज़ है जो हमने वहाँ पे एक स्थापित की है, वहाँ पे एक काढ़ा स्टेशन है। अगर आप कभी वहाँ पे आएंगे तो वहाँ पर एक छोटा सा बड़ा प्यारा सा काढ़ा स्टेशन है, जहाँ पर ये मेरे भाई लोग हमेशा रहते हैं। कोई लोग डे ड्यूटी में होते हैं, कोई नाइट ड्यूटी में होते हैं, रोटेशन से इनकी भी ड्यूटी होती है। अरुण आर्य जी भी बिल्कुल सेम कार्य करते हैं, लेकिन वो जयपुर में करते हैं। तो मेरा ये बताने का मतलब ये है कि इतने बड़े हॉस्पिटल में एक काढ़ा स्टेशन की आवश्यकता है, ये बताने के लिए हमने वो काढ़ा स्टेशन वहाँ पे लगाया है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो पेशेंट्स को आती हैं, जिनके लिए हम कोई दवा नहीं देकर केवल जो कुछ चीज़ों का, कुछ जड़ी बूटियों का, या जो हमारे आसपास में जो हमारे फल सब्जियां हैं उसी का ही समझ लीजिए, किसी का रस निकालते हैं, किसी का स्वरस निकालते हैं, किसी का काढ़ा बनाते हैं, इस तरह से करके हम पेशेंट्स को देते हैं और उन्हें लाभ होता है। इसमें कि जिन चीज़ों को लेकर पेशेंट वेंटिलेटर पे जाता है या पेशेंट ऐसी स्थिति में जाता है कि वो मरनासन हो जाता है, मतलब कि क्रिटिकली इल होता है, उसको आईसीयू की ज़रूरत पड़ती है, वो सारी चीज़ें हम इन चीज़ों से मैनेज करते हैं। आप कभी भी आके देख सकते हैं प्रत्यक्ष अपनी आंखों से कि वाकई ये वहाँ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो क्योंकि मैं आयुर्वेद से हूँ तो आयुर्वेद की बात करनी थी, लेकिन मैं लेट हो गई और अभी भी खुद जहाँ आगे जाना है वहाँ के लिए भी लेट हूँ। हॉस्पिटल से फ़ोन आ रहे हैं, तो ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगी। पहले यहाँ पे आयुर्वेद के विषय में 3-4 जो वक्ता हैं वो बात करके गए हैं। बातें मैं भी वही करती हूँ हमेशा, और वही मुझे करनी थी, लेकिन डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा विषय रखा। फिर अभी डायरेक्टर साहब को मैंने सुना, मैं ज़रूर आपका नंबर लेके जाऊँगी। मैं जो भी यहाँ नई पीढ़ी के लोग बैठे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं या अभी बाकी भी के लोग भी जो हैं, मैं केवल वहाँ से शुरू करूँगी कि आज की भी ये जो डिस्कशन है, या जो इतना बड़ा एक मिशन चल रहा है, या हम लोग अस्पताल खोल कर बैठे हुए हैं, या कहीं क्लिनिक है, यहीं पास ही में मेरा पंचकर्म केंद्र भी है 26 सेक्टर में। तो सबका तात्पर्य क्या है, इस सब का मोटिव क्या है, ये सारा मिशन चलाने का बेसिक मतलब क्या है, आपको क्या समझ में आया कि ये सारी बातें क्यों की जा रही हैं, क्यों बताई जा रही हैं, बताइए। कोई एक व्यक्ति मुझे बच्चों में से ये बता दे कि जो बातें यहाँ पे आज सुबह से हम सुन रहे हैं, उसको सुनने का एक्चुअली मोटिव क्या है, क्यों सुनना था या क्यों बताना जरूरी था, किस लिए, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं हम, खुद को
स्वस्थ रखना, टू बी हेल्दी इज द टारगेट। एवरीबॉडी वॉन्ट्स अ हेल्दी लाइफ, कोई भी बीमार नहीं होना चाहता। लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि स्वस्थ कौन है? हु इज अ हेल्दी पर्सन? एनीबडी विद द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ और अ स्वस्थ पर्सन और अ हेल्दी पर्सन? एक सेंटेंस में क्या हम ये बता सकते हैं कि कौन स्वस्थ है, जिसके लिए सारा इतनी देर से तामझाम, आधा दिमाग सो रहा था, आधा जग रहा था, हमने बातें सुनी, कुछ समझ में आई, कुछ नहीं आई, कुछ तो हम यही सोच रहे थे कि अभी कब खत्म करेंगे है ना? तो स्वस्थ की क्या परिभाषा है? स्वयं में स्थित होना ही स्वास्थ्य है। जी, किसी और का कुछ ओपिनियन इसमें? हाँ जी बेटा, आप में से कोई बोलो, स्वस्थ कौन है? बताइए बताइए। बिल्कुल सही, ठीक है। और कोई ऐड करना चाहेंगे? एकदम सोचते ही कि कौन हेल्दी है और कौन हेल्दी नहीं है, एकदम सोचते ही क्या बात आती है दिमाग में? एनीबडी फ्रॉम दिस साइड प्लीज? यस यस प्लीज, कम ऑन, आई वांट एन आंसर फ्रॉम दैट साइड। यस यस प्लीज। हाँ हाँ, बट दे कैन इंटरेक्ट विद हर एंड शी कैन टेल मी ना। आप इनको बताएं और ये मुझे बता देंगी, मैं समझ जाऊंगी। प्लीज बताइए, स्वस्थ कौन है? जो पहली बात हमारे दिमाग में आती है कि ये हेल्दी है, ये हेल्दी नहीं है, बताइए। क्या बोला इन्होंने? नहीं पता है, ठीक है जी, प्लीज। थैंक यू। क्या नाम है आपका? अच्छा, आप डॉक्टर हैं, धन्यवाद। जो ज़्यादातर मुझे आंसर मिलता है जब भी मैं कहीं पर ये प्रश्न रखती हूँ, तो जो सबसे पहला उत्तर आता है मेरे सामने वो यही आता है कि जो कोई दवा नहीं खा रहा है वो स्वस्थ है, जो दवा खा रहा है वो बीमार है। तो भाई, हम डॉक्टर के पास तो तभी जाते हैं जब हमको लगता है कि हमको कोई दवा खानी है, इसीलिए जाते हैं ना। इतने बड़े बड़े, देखिए इधर साथ ही में एक तो ओजस हॉस्पिटल है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, उसको भी अल्केमिस्ट वालों ने अभी टेक ओवर कर लिया। इट इज़ अ काइंड ऑफ बिजनेस। एंड उसके बिल्कुल साथ ही एक पॉलीक्लिनिक है जो गवर्नमेंट पॉलीक्लिनिक है, वहाँ पर भी चिकित्सा हो रहा है। उसके और आगे जाएंगे, एक डेंटिस्ट का है कि दुकान है। ऐसे दुकानें इसी लाइन में बहुत सारी, 26 सेक्टर भरा हुआ है और अस्पतालों से और क्लिनिक से। तो वो किस लिए हैं? वो जो अस्वस्थ हैं उनको स्वस्थ बनाने के लिए, इसीलिए होते हैं ना। तो हमें सबसे पहले जो प्राइमरी, जो हमारे माइंड पे इंप्रेशन है वो यही रहता है कि अगर हम दवा नहीं खा रहे हैं तो हम स्वस्थ हैं, अगर हम दवा खा रहे हैं तो हम अस्वस्थ हैं, हम अनहेल्दी, हम पेशेंट हैं, है ना। तो क्लिनिकली प्रैक्टिस करने के कारण मेरे को ऐसे ही लोगों के साथ में ज़्यादा मिलना पड़ता है, बात करनी पड़ती है जो इसी धारणा के साथ में जी रहे हैं, इसीलिए वो पेशेंट्स हैं। लेकिन अगर हम आयुर्वेद की बात करें, मैं भी वही बातें करूंगी जो अभी मेरे भाई बहन करके यहाँ से गए हैं, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा सा मैं अलग तरीके से उस बात को रखने की कोशिश करूंगी। स्वस्थ की जो परिभाषा हमारे आयुर्वेद में दी गई है वो है सम दोषा, सम अग्निश्च, सम धातु, मल क्रिया, प्रसन्न आत्मन इंद्रिय मना स्वस्थमिति अभिधीत है। मतलब हमारी बॉडी के अंदर जितनी प्रोसेसेस हो रही हैं, हमारे जो दोष है, मतलब जो बेसिक वात पित्त कफ है, जिनसे हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटीज होती हैं, जो सब चलाती हैं हमारे शरीर को बेसिकली, वो अगर बिल्कुल इक्विलिब्रियम में है, अपना काम ठीक से कर रहे हैं। अग्नि से हमारे दिमाग में कौन सी अग्नि है? हमारे अंदर बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर एक अग्नि है, देयर इज अ फायर इनसाइड, जठर अग्नि। एक ही अग्नि की हमें फला है, क्योंकि हमें को पता ही सिर्फ खाने का है, इसलिए हम तो पैदा ही खाने के लिए हुए हैं। और मैं तो पंजाब से हूँ, पंजाबी लोग तो वैसे ही सारा जीवन खाते खाते ही मर जाते हैं, समझ ही नहीं आता। सुबह उठते ही शुरू हो जाते हैं, सोचते हैं आज क्या खाएंगे, फिर आज का भी खा लिया, फिर कल क्या खाएंगे, है ना। तो इसलिए हमें केवल जठराग्नि का ही पता है, इसके अलावा भी अग्नियां हैं हमारे शरीर की। जितनी सेल्स हैं हमारी बॉडी में, उस हर सेल की अपनी एक अग्नि है। वो सभी अग्नियां, मतलब जो धातु अग्नियां हैं, वो सभी अपना काम सही तरीके से कर रही हैं। सम दोषा, सम अग्निष्ठ, सम धातु, धातुएं, देयर आर 7 लेयर्स ऑफ द बॉडी। वो सभी लेयर्स जिस जिस काम के लिए उनको बनाया गया है ना, हम लोगों का ये शेप दिया गया, ये सब दो ही आंखें एक ही जगह लगी, किसी की कहीं कहीं अलग अलग नहीं है। ये इसलिए नहीं कि हम सुंदर दिखें, इसलिए कि वहां एक फंक्शन है हर चीज का कहीं एक लगाने का। अगर काम इधर और इधर है
दोनों कान यहाँ भी हो सकते थे, यहाँ भी हो सकते थे, पीछे भी हो सकते थे, लेकिन एक इधर और एक इधर क्यों है? क्योंकि सब तरफ की वेव्स ये कलेक्ट कर सके और आप फिर जाके इक्विलिब्रियम में काम, इसलिए दो कान यहाँ लगाएंगे, है ना? तो देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड एवरीथिंग। हर चीज के पीछे साइंस है, हर चीज के पीछे लॉजिक है। दुनिया में जो कुछ हमें दिखाई देता है, समझ आता है, वो सब साइंस है, बिलीव मी। जरूरत है उसको एक साइंटिफिक टेम्परामेंट से समझने की। मॉडर्निज्म इज अ साइंटिफिक टेम्परामेंट। इट इज नॉट अबाउट द कल्चर, इट इज नॉट अबाउट द लैंग्वेज, इट इज नॉट अबाउट द ड्रेसेस वी आर वेयरिंग, इट इज अबाउट द साइंटिफिक टेम्परामेंट। मॉडर्निज्म इज अ साइंटिफिक टेम्परामेंट कि हमें हर चीज को साइंटिफिकली हम कैसे समझ सकते हैं, और जब तक हमें वो साइंटिफिकली समझ नहीं आती है तब तक हमारा मन उस बात को मानता नहीं है, तभी हम उनको करते नहीं है। हम लोग उसको टैग लगा देते हैं, ये वहम है, ये भ्रम है, ये क्या कहते हैं, और पता नहीं क्या क्या, जो भी कुछ हमें वो सुनने को मिलता है, हमें लगता है ये आउटडेटेड चीजें हैं, हमें नहीं करना, हमें नहीं सुनना ये सारा। लेकिन अगर हम एक स्वस्थ की परिभाषा जो हमारे आयुर्वेद में लिखी गई, अगर उसको समझें तो हमें ये समझ में आएगा कि स्वस्थ रहना कितनी बड़ी साइंस है, और इस शरीर को स्वस्थ रखना उसका भी एक पर्पस है, क्योंकि यहाँ पे आने का ही एक पर्पस है इस दुनिया में। जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो हमारा इस जन्म का, हमें मनुष्य का जो जन्म मिला उसका एक पर्पस है। उसका पर्पस ये है कि इस शरीर में रहते हुए हमें वापस वो आत्मा को उस परमात्मा के साथ में जोड़ना है, चाहे वो किसी भी धर्म में हो। हर धर्म में यही किया जाता है, बेसिकली इट इज अ रीयूनियन। बट उसके लिए शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है, इसलिए ताकि ये हमें परेशान ना करे हमारी उस जो ध्येय है उसको पूरा करने में। इसलिए इसको स्वस्थ रखना जरूरी है, इस मशीन को चलाना जरूरी है ठीक तरीके से, ताकि जो बेसिक काम इसे लेना वो हम कर सकें। तो स्वस्थ की परिभाषा में आया सम दोषा, सम अग्निष्ट, सम धातु, मल, क्रिया। तो फिर आ गया मल। अरे भैया, मल किसने सोचा कि स्वस्थ में ये भी इंपॉर्टेंट है? ये किसने लिख दिया? मल तो अपना काम क्या होता है? मल का काम क्या होता है? वेस्ट प्रोडक्ट है ना? हम रोज हमारी बॉडी में से एक्सक्रीशंस होते हैं, मल निकलता है हमारी बॉडी में से बाहर। कौन कौन से मल निकलते हैं? बोलिए बोलिए। अरे सब लोगों के निकलते हैं, क्या प्रॉब्लम है बोलने में? हम यूरिन पास करते हैं और क्या होता है? लेटरिन जाते हैं और पसीना होता है, सांस ले रहे हैं, मल छोड़ रहे हैं, जो चाहिए वो ले रहे हैं, जो नहीं चाहिए वो वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स है, निकाल के बाहर मारो। लेकिन इसके अलावा भी आंख, कान, नाक में मल आ रहा है, स्किन पे मैल आ रही है, सिर में आ रही है, कितने झंझट है माय गॉड, है कि नहीं? तो ये सब हम लोग कर रहे हैं क्या? हम लोग कर रहे हैं क्या? नहीं, बिकॉज दिस बॉडी इज अ सुपर कंप्यूटर, इट इज अ परफेक्ट सिस्टम। और वहां पे जब हम बात करते हैं हिम्स हॉस्पिटल में अपने पेशेंट के साथ में हम इंटरेक्शंस करते हैं डेली, ऐसा ये कॉन्फ्रेंस हॉल है वहां पे भी। तो अगर हम देखें तो ये जो गर्दन से नीचे की बॉडी है वो ज्यादा इंटेलिजेंट है। इसके ऊपर वाला ये जो भगवान ने हमें दे दिया ना, इसमें तर्क और वितर्क डाल के, तर्क वितर्क की शक्ति, इसी से हमें बाकी जीवों से अलग करके, और यही मुझे लगता है ईश्वर ने जो सोच के किया था, वहां तो हम तर्क वितर्क लगा नहीं रहे, हम दूसरी जगह पे लगाते हैं। तो मल अगर सही तरीके से अपना काम नहीं कर रहे हैं तो जितने पेशेंट डायलिसिस पर हैं उनका मल ही तो सही तरह से काम नहीं कर रहा, यूरिन नहीं आ रहा बॉडी से, जो यूरिन के रास्ते एक्सक्रीशंस होने थे वो नहीं हो रहे, इसलिए उनको डायलिसिस, उनको मशीन के साथ जोड़ के आर्टिफिशियली वो सब कुछ किया जाता है। तो टू बी हेल्दी, हमारे मल भी अगर डेली सही तरीके से सही बाहर निकल रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, क्रियाएं सारी बॉडी के जितने ऑर्गन्स हैं उनके जो भी फंक्शंस हैं वो सब सही तरीके से कर रहे हो। इसके बाद दिखा प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मना, हमारी आत्मा, हमारी इंद्रिया मन है हमारे सेंस ऑर्गन्स, हमारे सेंस ऑर्गन्स भी अपनी, नहीं तो हम भी बोलते हैं ना इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, बोलते हैं ना, तो वो सेंस ऑर्गन्स भी सही तरीके से काम करें। इतनी बड़ी, इतनी प्रिसाइज डेफिनेशन स्वस्थ व्यक्ति की, स्वास्थ्य की, हेल्थ की किसी भी जर्नल में नहीं है आज की डेट में, किसी भी मेडिकल साइंस में नहीं है, जितना प्रिसाइजली हजारों वर्ष पहले चरक के पहले चैप्टर में लिखा गया। और फिर उसी को लिखने से पहले, जैसे डॉक्टर साहब ने पहले बताया था, मैम ने सोनीपत से जो आए हुए हैं इन्होंने, कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है ना। आप कॉलेज आते हैं, डेली आते हैं ना, पढ़ते हैं, कुछ कोर्सेज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? वो इतनी दूर से ट्रैवल करके आए हैं,
ये आए इतनी दूर से ट्रैवल करके। हर किसी का एक एम है, एक मोटिव है, एक टारगेट है, एक ऑब्जेक्टिव है, उसको पूरा करने के लिए हमारे सारे काम है, सारा एक्शन है। नहीं तो हम सोते ही रहे अगर कोई हमारा एम नहीं होगा तो, उठे ही नहीं, संडे को छुट्टी है, क्या करना है उठ के, ऐसे करते हैं ना हम, सोते रहेंगे। तो इसी तरह से अगर इतनी बड़ी एक बुक लिखी गई तो उस बुक को लिखने से पहले ये डिसाइड किया गया कि ये क्यों लिखना, क्यों करना। तो उसमें लिखा गया स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, मीन्स फर्स्ट and foremost objective was to maintain the health of a healthy person। जो हेल्थ है उसकी हेल्थ को मेंटेन करके रखना, ये भी वैद्य का काम है, ये भी चिकित्सक का काम है। डॉक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग दिस। एंड द सेकेंड ऑब्जेक्टिव, अगर उस सब के बाद भी कुछ लोग बीमार पड़ गए तो उनकी चिकित्सा करना, जैसे पहले उन्होंने बताया भाई साहब ने कि 15% लोगों को ही डॉक्टर्स की जरूरत होती है, बिल्कुल सही है, ये दूसरा ऑब्जेक्टिव था। लेकिन व्हाट वी सी अराउंड अस, न्यूमरस मशरूमिंग ऑफ हेल्थ सेंटर्स, हेल्थ के नाम पर इतना व्यापार चल रहा है, और सीरियसली वो व्यापार है। आज तक क्या अपने जीवन में आपने किसी व्यक्ति को दवाइयां खा के ठीक होते देखा है? मेरे 24 साल के करियर में मैंने नहीं देखा। मैं 48 वर्ष की हूं, मेरी 24 साल की प्रैक्टिस में मैंने नहीं देखा एक भी व्यक्ति, जब तक उसने अपना आहार विहार दिनचर्या ऋतुचर्या नहीं सही की तब तक नहीं। चिकित्सा ट्रीटमेंट माने पेशेंट ठीक हो गया, लेकिन हमारी जो मेडिकल साइंसेस है, हम लोगों को क्या होते हैं, वंस अ पेशेंट ऑलवेज अ पेशेंट। एक बार पेशेंट बन गया तो वो हमेशा से हमारा पक्का पेशेंट बना रहता है, बना ही रहता है। मैंने पंजाब और हरियाणा दोनों जगह प्रैक्टिस की है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं बताती हूँ क्या है। अगर मुझे पैसा चाहिए तो मैं पंजाब के पेशेंट्स की ट्रीटमेंट करती हूँ, अगर मुझे टेस्टिमोनियल्स चाहिए तो मैं हरियाणा के पेशेंट्स की ट्रीटमेंट करती हूँ क्योंकि पंजाब के लोग वंस अ पेशेंट ऑलवेज अ पेशेंट है। मैं भी पंजाबी हूँ, मतलब पंजाब की रहने वाली हूँ, ठीक है। क्योंकि ना तो हम अपना भोजन चेंज करेंगे, ना हम अपनी रूटीन चेंज करेंगे। डॉक्टर तो कुछ भी बोलते हैं, इसका क्या है, इसको तो कुछ भी बोल दिया। अरे भाई, घर में आलू बैंगन की सब्जी बनती है ना, वो भी आयुर्वेद है। कैसे है? बैंगन गरम नेचर का है, आलू ठंडी नेचर का है, उसमें एक में आयरन है, एक में प्रोटीन है, उनको एब्जॉर्प्शन के लिए दोनों चाहिए। इट इज अ साइंटिफिक कॉम्बिनेशन। वो भी खाना बंद कर दो फिर तो। मैं तो हमेशा यही प्रश्न पूछती हूँ जो आयुर्वेद के खिलाफ बोलते हैं, बोलती हूँ भैया किचन बंद कर दो, 5 स्टार होटल से डेली खाना ऑर्डर करो, वही खाओ, क्योंकि तुम्हारी साइंस उसको मानती नहीं है जो हमारे किचन में रोज होता है, वो नहीं मानती है वो साइंस, सो कॉल्ड साइंसेस। जो हमारी खाने की हमारी शेल्फ्स में जो मसाले पड़े हैं उनकी मेडिसिनल वैल्यूज हैं, हम लोग उसको समझते हैं टेस्ट एनहेंसर्स हैं। किसी में मेथी डालनी है, किसी में नहीं डालनी, क्यों? इतना भैया हम अपने टेस्ट पे काम करेंगे? नहीं, इट्स अ साइंस। आपको क्या पचाने के लिए उसके साथ क्या खाना है, तो ये जो कुछ भी आपकी प्लेट में सुबह आता है या आपके बैग में पड़े, वो टिफिन में पड़ा हुआ है, वो सब साइंस है जो आपकी मम्मी ने बना कर दिया है ना। और लेकिन मैं किसी के घर गई ऐसे भोजन के लिए, तो उन्होंने भिंडी की सब्जी बनाई हुई थी और भिंडी में पनीर डाला हुआ था। तो मैंने पूछा भैया ये मैंने पहली बार ये कॉम्बिनेशन देखा है, ये आपकी अपनी इजाद है या कहीं से सीखे हैं? तो बोल रहे हैं मैं तो इसमें बहुत तरह की वैरायटी बना सकती हूँ। तो मैंने कहा भैया साक्षात दंडवत प्रणाम है आपको, ऐसे ही लगे रहिए और बीमार करिए सबको। हमारी तो दुकानें तभी चलेंगी ना, लोग बीमार होंगे तो आइडियली तो मुझे यही करना चाहिए कि जो कर रहे हो करते रहो बीमार नहीं पड़ोगे तो हमारे पास कैसे आओगे, है ना। तो बेसिकली हमें करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना है, यही करना है। हमें वो कुछ नहीं करना है जिससे हमारे दिमाग पे बोझ पड़े, हमें बस वही चीजें करनी है जो पहले होती थी। सिर्फ अगर हम नेचर के साथ जुड़ के रहेंगे तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बिलीव मी, ट्रस्ट मी। खाना खाना है उसके 3 ही रूल हैं। अगर हम लोकल खाएंगे, फ्रेश खाएंगे, सीजनल खाएंगे, तो कोई बीमारी हमें पकड़ ही नहीं सकती है जैसे पहले होता था। आजकल अगर मैं पूछूं कि भिंडी कौन से सीजन की सब्जी है, गोभी किस मौसम की सब्जी है, तो मुझे लगता है 50% लोग इस बात का आंसर नहीं दे पाएंगे कि भिंडी, क्योंकि हमको तो 12 महीने खाने को मिल जाती है ना। हम तो
सब कुछ कर सकते हैं। अरे भाई आम भी मिलता है आजकल सर्दी में, है न? थोड़ा सा महंगा मिलता है इसलिए आधे लोग नहीं खाते, लेकिन तो सस्ता मिल जाए तो उसको खा लेंगे। लेकिन ये अभी बात हो जाती है ना, जब हम एक थॉट प्रोसेस को प्रोवोक कर दिया कि भाई स्वस्थ रहना कैसे, फिर ये है कि ओके उसको रहने के लिए करना क्या, करने के लिए तो बड़ी सिंपल सिंपल चीजें हैं। ओके अनु मैडम तो बोलकर चली जाएंगी लोकल खाओ, सीजनल खाओ, फ्रेश खाओ। हमें कैसे पता चलेगा लोकल कहाँ कौन सा होता है? कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। हमको सिर्फ सब्जी मंडी में जाना है, सब्जी मंडी में जाके जो चीज़ हर रेडी पे पड़ी हुई होगी अबंडेंस में, वही लोकल है, वो उस सीजन की है। जिस सीजन में मैं यहाँ की मिट्टी में पैदा हुई हूँ, यहाँ सरसों का तेल उगता है, क्योंकि ईश्वर को पता है कि मुझे सरसों की जरूरत है, इसलिए उसने यहाँ सरसों उगाया। लेकिन मैं उसको छोड़ के ऑलिव ऑयल खाऊं क्योंकि उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड है। तो भैया मैं समझदार हूं कि नहीं, बताइए? वैसे मैं नेगेटिव नहीं बोलती हूँ, लेकिन मैं समझदार हूं कि बेवकूफ हूं? अगर मैं वो छोड़ के, तो इसका मतलब कि हम उसमें भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि वो भगवान की गलती है, उसको पता नहीं था हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड चाहिए। यूरोप में क्यों ऑलिव्स उग रहे हैं? ऑलिव्स यहाँ जैतून वहां क्यों उग रहा है, हमारे यहाँ क्यों नहीं उग रहा भाई? तो जिस मिट्टी में हम पैदा हुए, उस मिट्टी में जो वनस्पति उग रही है, उस मिट्टी में जो फल शाक सब्जी पैदा होती है, वही उनके साथ ही हमारा रिश्ता पक्का होता है। मैं ऐसे ही बात करती हूँ, तो मैं वहां पे भी ऐसे समझाती हूँ अपने भाई बहनों को कि हमारा रिश्ता अगर गोत्र में किया जाता है तो हमारी हेल्थ का रिश्ता भी उसी के साथ होगा जो वहां पैदा हुआ, जहां हम पैदा हुए, जहां हम बड़े हैं, जहां हम उसको खा रहे हैं, उसी के साथ हमारा रिश्ता हो सकता है। अगर हम येन केन प्रकार की तरह की सब्जियां, फल फ्रूट और वो सारी फैंसी फैंसी चीजें खाएंगे ना, तो भाई फिर उतने ही मेडिकल सेंटर्स हमें विजिट करने पड़ेंगे। वही यूरोप में जाके ट्रीटमेंट करवाओ, फिर यहाँ नहीं हो सकता ट्रीटमेंट, बिल्कुल नहीं हो सकता। ट्रीटमेंट का तो मतलब ही खत्म हो चुका है। तो इसलिए लोकल खाना है, जहां हम हैं, जहां हम पैदा हुए, वहां जो उग रहा है, और जिस मौसम में हम खा रहे हैं उसको, उसी मौसम में उसका फल आया है ना। और फ्रेश माने कि ताजा बना हुआ, दैट्स इट। अगर हम इतना भी कर लें, और ये बड़ा छोटा सा काम है, कोई बिग डील नहीं है, अगर हम इतना भी कर लें तो 80-90% बीमारियां हमें, हमारे परिवार वालों को, हमारे आने वाली जनरेशन्स को होंगी ही नहीं। हमारे पास बच्चे आते हैं, देख करके आत्मा रोती है। छोटे छोटे बच्चे, 10 साल का बच्चा इस समय भी हमारे अस्पताल में एक है, और अभी परसों चौथे ही एक बच्चे को हमने भेजा। और मतलब कैसे हमने उसको भेजा ये हम जानते हैं कि क्योंकि वो बच्चे की इतनी हालत खराब है कि उसको डायलिसिस की जरूरत है। डायलिसिस के लिए वेन्स के अंदर, आर्टरीज के अंदर, वेन्स भी नहीं, आर्टरीज के अंदर जाके पूरे ब्लड की सर्कुलेशन को एक मशीन के साथ जोड़ा जाता है। इट इज़ अ वेरी वेरी पेनफुल प्रोसेस। पेनफुल भी है, महंगा भी है, हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता। लेकिन जी रिस्की तो भाई है ही है, तो हम सब जानते ही हैं वहाँ सब रोज क्या क्या होता है। कल भी हमारे एक पेशेंट की डेथ हो गई। लेकिन क्योंकि अगर वो चीज़ें जो हमारे शरीर के अंदर, ये सारे मिथ्या आहार और विहार, हम लोग जो ट्रेंड के और टेस्ट के नाम पर खाते हैं। मैं हमेशा जब डाइट की बात करती हूँ, तो जैसे उन्होंने डॉक्टर साहब ने बात करी थी कि हम लोग टाइम देख के खाना खा लेते हैं या समय नहीं है। एक्चुअली क्या है, और जो खाना है, भोजन है, आपने कभी किसी किस्से, कहानी, मुहावरे, लोकोक्ति में सुना है 3 वक्त का खाना या 4 वक्त की रोटी या स्मॉल मील्स की बात कहीं की हो? क्या बात होती है? 2 जून की रोटी, 2 वक्त की रोटी। लड़ते भी हैं, ताना भी देते हैं, तब भी ऐसे ही बोलते हैं पति पत्नी भी एक दूसरे को, मेरे को 2 वक्त की रोटी खाना भी तुमने दूभर करके रखा हुआ है। ऐसे लड़ते हैं ना धीरज जी है ना घर पे। तो भाई वो 2 जून और 2 वक्त ही क्यों बोला गया था? क्योंकि हमारे शरीर को उतना पर्याप्त है, उतना सही है। सुबह खाइए, अपना काम कीजिए, शाम को खाइए और उसके बाद में सो जाइए। अपने पेट को समय दीजिए उसको पचाने का और वो सब करने का। लेकिन हमको तो क्यों खाना है, टाइम हो गया खा लो, है ना। कहीं पर भी जा रहे हैं, वहां लंच टाइम है, घर पे मम्मी कह रही है मैंने बर्तन धोने हैं, उसके पहले खाना खा लूं, नहीं तो मैं किचन बंद कर दूंगी। ऐसे ही होता है ना, नहीं तो फिर जूते चप्पल आते उड़ते उड़ते। नहीं खाओगे तो जाओ,
फिर हम कहते कोई बात नहीं मम्मी तुम सो जाओ, आजकल तो और भी बढ़िया ट्रेंड हो गया, स्विगी कर लेंगे, जोमेटो कर लेंगे, 11-12 बजे भी छोटा सा कपकेक भी आ जाता है घर पे, सब तो सो गए, कौन देखने वाला है, तो हम खा लेंगे, हमें पता है। और फिर हम खाते हैं ट्रेंड बन गए फैशन, बिकॉज एवरीबडी इज ईटिंग सो आई हैव टू ईट दिस, नहीं तो हम कूल नहीं है। अगर हम पिज़्ज़ा नहीं खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक नहीं पियेंगे, अभी यहाँ अच्छा वो हट गए, मैं तो साथ में उठा के लेकर आने वाली थी, अभी यहाँ जूस के पैकेट पड़े थे, मैंने फ़ोटो लिया उसका मैंने फ़ोटो इसलिए लिया था, मैं देखना चाह रही थी कि इसमें ऐसा क्या है जो हमें इसको पीना है ना। मैं थोड़ा सा ये है कि मैं सोच लेती हूँ ये कि मैंने ये खाना तो क्यों खाना है भाई, ज़रूरत भी है मुझे इसकी, या ये क्या करने वाला है मेरे अंदर जाके, और क्या वो उससे लाभ ज़्यादा होएगा कि हानि ज़्यादा होगी। तो जो कुछ भी आप पैकेट में बंद खाते हैं ना, तो जितने पैकेट में बंद चीज़ें हैं उतनी ही पैकेट्स में बंद दवाइयाँ हमें खानी पड़ती हैं। क्रेडिट गोज टू दोज फैक्ट्रीज जिनके कारण हेल्थ की फैक्ट्रीज चल रही हैं सारी, इधर एक कुरकुरे की फैक्ट्री लगती है, उधर एक फार्मास्यूटिकल फर्म खुल जाती है, ऐसा होता है क्योंकि प्रोसेस करने से, अभी बच्चा पैदा होता है ना घर पे, एक परिवार में 2 बेटे पैदा होते हैं। अभी हमने हमारा इतिहास, हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे एपिक्स हैं, उसमें भी पता ही है, एक ही परिवार में राम पैदा हुए, उसी परिवार में और भी उनके भाई बहन थे, अलग अलग तरह के थे, उसी परिवार में अर्जुन और युधिष्ठिर हुए, उसी परिवार में दुर्योधन भी हुए ना। फर्क किस चीज का था, क्या कहते हैं, संस्कारों का होता है ना। तो भोजन पे भी होता है संस्कारों का फर्क। मैं एक एग्जांपल से समझा देती हूँ कि कैसे असर करता है ये। चावल होते हैं, चावल को हम कैसे खाते हैं, कोई उबाल के खाता है पानी निकाल के, कोई उसका और कैसे बन सकते चावल, खिचड़ी बन जाएगी, और हाँ मतलब राइस, हाँ साथ में उसके पुलाव और फ्राइड राइस, हाँ भून के खाते हैं, और खीर भी बन जाती है उसकी, कोई उसको कूट के उसका चिवड़ा बना लेता है, कोई उसको फुला के उसके मुरमुरा बन जाता है ना, लाजा होती है। तो लेकिन जब आप बीमार हैं तो क्या दिया जाता है, तो तब फ्राइड राइस क्यों नहीं खाते मैम, यस ब्रो, तब फ्राइड राइस क्यों नहीं खाते हैं, क्योंकि उसके संस्कारों का फर्क है। तो प्रोसेसिंग, वो प्रोसेसिंग इज द संस्कार एक्चुअली, जो हमारे आयुर्वेद में लिखा हुआ है, संस्कार से उसके गुण और धर्म बदल जाते हैं, है ना। तो इतना फर्क अगर एक चावल के ऊपर है, देखिए एक ही चावल है और उसी चावल को उबाल करके उसका पानी निकाल दो तो उसमें से हमने कार्बोहाइड्रेट्स निकाल दिया, वो लघु अन्न हो गया। अगर उसी को पुलाव बना दिया, उसकी बिरयानी बन गई, उसकी खीर बन गई, उसकी खिचड़ी बन गई, उसका ABCD XYZ कितनी चीज़ें बन गई, है ना। ऐसे तो इसी तरह से हमारे, फिर वो नए अन्न की बात कर रहे थे, अब नया अन्न और पुराना अन्न ऐसा भी होता है, क्योंकि पड़े रहने से भी कुछ चेंजेस आते हैं। तो अगर कोई बात घर में बोली जाती थी, नया गेहूं नहीं खाना, पुराना गेहूं खाइए, या चावल नया नहीं खाना, पुराना खाइए, क्योंकि जो नया होता है वो डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट होता है। जो पुराना हो जाता है अन्न, मतलब कच्चा बना हुआ नहीं, ये नहीं कि फ्रिज में डाल दो सब कुछ बना के कल परसों खाएंगे, अनु मैम ने बोला था, तो उसमें लघुता आ जाती है, उसमें जल का अंश कम हो जाता है, वो लघु अन्न हो जाता है, उसको पचाना, वो सुपाच्य हो जाता है, उसको पचाना, उसको डाइजेस्ट करना आसान हो जाता है इसलिए। और मतलब हम लोग, मेरा डाइट में पोस्ट ग्रेजुएशन भी है साथ में, हम लोग जब पेशेंट्स को बताते हैं, अगर किसी ने वेट गेन करना है तो हम उसको बोलते हैं तू नया अन्न खा, है ना। जिसने लूज करना है उसको बोलते हैं पुराना खाओ, लघु खाए, ज्यादा तुमको वो नहीं मिलेगा। अभी एक जो टेट्रा पैक यहाँ पड़ा हुआ था ना जूस का, उसके ऊपर पढ़िएगा सब लोग देख के कि उसमें उसके अंदर क्या क्या, सबसे पहले ऊपर एक उसका न्यूट्रिशनल वैल्यूज का वो चार्ट है, उसमें लिखा हुआ था कितना कार्बोहाइड्रेट्स है, कितनी एनर्जी है उसमें। एनर्जी मतलब एनर्जी, दिस इज साइकोलॉजिकल टर्म एनर्जी, है ना, कि उसमें कितना एनर्जी है, उसमें कितना प्रोटीन है, कैल्शियम है, ब्ला ब्ला ब्ला। फिर नीचे डाला हुआ था कि उसमें किस किस चीज़ का जूस डाला हुआ है। भाई जूस पीने की ज़रूरत क्यों है, जब तक मुंह में दांत है और पेट में आंत है हम फल नहीं खा सकते क्या, तब तक हमें जूस पीने की ज़रूरत ही नहीं है। उस फ्रेश जूस पीजिए चाहे बासा पीजिए, जूस ही है। अगर वो जूस पीने की हमें ज़रूरत होती है और उसको खाने चबाने के तो हमारे दांत नहीं होते,
ये ईश्वर ने ऐसे ही नहीं बना रखे हैं इतने, और वो भी इतने गिन गिन के लगा रखे हैं कि इतने ही होने चाहिए। 32 हैं, 28 हैं, 30 हैं, कम से भी चल सकता था अगर जूस ही पीना होता। नहीं तो वो एक एंट ईटर रहता है ना, उसकी लंबी सी ऐसे मुंह रहता है, क्योंकि उसको फूक मार के वो जो बाम्बी रहती है चींटियों की, उसमें से चींटियां खींच के खानी होती हैं, इसलिए उसको जूस पिला सकते हैं स्ट्रॉ के साथ। हमको तो जरूरत नहीं है, हमारा तो मुंह बड़ा अच्छा बनाया भगवान ने, इतना बड़ा है, पूरा का पूरा सेब खा सकते हैं हम आराम से। तो कृपया अगर आप चाहते हैं कि ग्लूकोज की बोतल नहीं लगे तो जूस मत पियो, फ्रूट खाओ। फ्रूट खाने से उसका फाइबर, उसकी जो और माइक्रोबायोम और बहुत सारी चीजें उसके साथ हमारे अंदर जाएंगी, है ना। और ये जो रस है जो बनाया, अभी बताओ कि मुंह पे, जीभ पे रखने से अलग अलग स्वाद क्यों आते हैं? एक टेस्ट बर्ड्स हैं, तो टेस्ट बर्ड्स को किसने बनाया? गॉड ने बनाया। क्यों बनाया भाई? यस, दैट इज वन। लेकिन किसी टेस्ट को खा करते ही हमारा चेहरा खिल उठता है, किसी को खाते ही हमारे ऐसे एक्सप्रेशंस हो जाते हैं, कोई खट्टा, और कोई जैसे अभी गौमूत्र की बात हो रही थी, उसको तो हम ऐसे नाक मुंह से कोड़ते हैं कि भैया पता नहीं क्या बोल दिए हो, कहाँ से आए हो तुम, कौन सी दुनिया से, ऐसे बोलते हैं ना। हाँ, और तो ये क्यों है? ये जो चीज है इससे ब्रेन को सिग्नल जा रही है। दवा भी हम खाते हैं तो हम बोलते हैं चबा के खाइए, क्योंकि ये सिग्नल जब तक ब्रेन को नहीं जाएगा, वहां से सिग्नल आगे नहीं जाएगा कि कौन सी ग्लैंड ने क्या काम करना था। तो यही सिग्नल हमने नहीं दिया, हमने हर चीज को कैप्सूल में भर दिया, हर चीज को हमने चबाना नहीं है, हम किसी चीज में मेहनत नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए देखिए हमारी एवरेज हाइट कम है, हमारा एवरेज वेट खराब है, हमारी एवरेज लाइफ स्पैन कम हो गया एज कंपेयर टू अवर एंसेस्टर्स। अपने ही पूर्वजों की तस्वीरें देख के हम देखो मेरे दादाजी कितने हैंडसम होते थे, तो भाई हमने क्या पाप कर दिया? हम क्यों नहीं है? वो पाप पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है, हम भी कर रहे हैं, हम भी अपने आने वाली जनरेशन के साथ में ऐसे ही करने वाले। पापों के कर्मों का फल आगे वाली जनरेशन को मिलता है। खाओ जंक फूड, पियो जूस, और उसके बाद में पैदा होते ही बच्चों की आंखों पे चश्मे ले लेके घूमना। आप मैं जानती हूँ बच्चे को आंखें खुली भी नहीं है और चश्मा पहनना पड़ रहा है, ऐसे बच्चे भी हैं, गूगल करके देखिए। और इतने छोटे छोटे बच्चे इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं उनको। द क्रेडिट गोज टू मदर्स। आई नो इट साउंड्स वेरी वेरी हार्श, बट दिस इज द ट्रूथ। माँ का और पिता का और हम सब का दोष है अगर हमारे बच्चे आज ऐसे पैदा हो रहे हैं। जो माँ पूरी प्रेगनेंसी में फोन को हाथ से नहीं छोड़ेगी, उसका बच्चा ऑटोइम्यून डिजीजेस के साथ ही पैदा होएगा, क्योंकि ये वाइब्रेशंस आर गोइंग टू किल द इम्यूनिटी ऑफ दैट चाइल्ड, जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं है। हमने पहले ही, माँ एक इतना बड़ा शब्द था, और माँ बनने में ही दिक्कत है। पहली बात तो बन ही नहीं पाते आधे लोग, तो बन भी जो रहे हैं वो, मैं तो कहती हूँ मत ही पैदा करो बच्चे, अगर ऐसे बच्चे पैदा करने हैं तो, है ना। तो क्योंकि हमें बड़ा कष्ट होता है, बड़ी पीड़ा होती है देख करके, जब छोटे छोटे बच्चों को मशीनों के साथ जोड़ के उनका डायलिसिस करना पड़ता है, इतने मोटे मोटे चश्मे चढ़े हुए हैं आंखों पे, रोज सुबह शाम टीका देना पड़ता है। हम एक ब्लड सैंपल देने के लिए इतू सी नीडल भी नहीं लगवा सकते, उससे भी हमारी जान निकलती है। लेकिन सुविधाओं के नाम पर जो हम पाप कर्म कर रहे हैं ना, उसका फल हमें तो मिलेगा ही, हमारे आने वाली जनरेशन्स को भी मिलने वाला है। मैं लिख कर देती हूँ, मेरे मरने के बाद भी मुझे गालियां निकालिएगा अगर ये नहीं हुआ तो हमें करना क्या है? प्रॉब्लम्स की बात सब करते हैं, सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन बहुत सिंपल है। सोल्यूशन वही है कि जितना जो भी बाहर है, जैसे वो सब सही रहता है, बिल्कुल उन्हीं प्रिंसिपल्स पर हमें अपने अंदर के सबको उन्हीं चीज़ों को बना के रखने की कोशिश करनी है। और उसके लिए ज़रूरी क्या है? एक जो सूर्य ढलने और चढ़ने का जो क्लॉक है, वो हमें एक साइट सीइंग से ज़्यादा और कुछ नहीं लगता कि सूर्य उदय हो रहा है, बड़ा अच्छा दिख रहा है, सनसेट हो रहा है, बड़ा रोमांटिक लग रहा है, ऐसे ही होता है ना। तो लेकिन उस सूर्य उदय और सूर्यास्त का जो एक क्लॉक है, दिन और रात का जो एक क्लॉक है, वो हमारी बॉडी का एक क्लॉक है। उस जैसे जीवन के 3 स्टेजेस है ना, पहले बच्चा है, फिर जवान हो गए, और फिर हमारे जैसे बूढ़े हो जाते हैं। और उसमें बच्चों में
कफ की प्रधानता होती है, और क्योंकि उनमें ग्रोथ चाहिए, उसमें सब चीज़ों को जोड़ के रखना है, नरिशमेंट चाहिए, वो कफ गुण करता है। कफ मतलब COUGH, खांसी वाला कफ नहीं है, ये दूसरा कफ है। ये एक हमारी बॉडी को धारण करने वाला एक दोष है, जिसने जो एक हमारा बेसिक एलिमेंट है, ये हमारा एक फंक्शनल यूनिट है हमारी बॉडी के अंदर, जो काम होते हैं उनको चलाने के लिए। तो उसमें उसकी प्रधानता रहती है, उसी वजह से ग्रोथ होती है, उसी वजह से उसको डाइट वैसे दी जाती है, उसी वजह से उसका लालन पालन वैसे किया जाता है। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम पित्त की प्रधानता रहती है, हमारे एंजाइमेटिक सिस्टम बहुत एक्टिव हो जाता है, हार्मोन्स बहुत एक्टिव होते हैं उस समय, वो सारे पित्त की फंक्शनिंग के बीच में आता है, जितना भी हार्मोन्स है, एंजाइम्स है ना। फिर उसके बाद में जब एक एज के बाद में वायु की प्रधानता स्टार्ट होती है, बॉडी में डिटीरिएशन, डिजेनरेशन होती है ना। यहाँ पे कोई गिलास पड़ा है क्या? ये बोतल दीजिए, ये बोतल दीजिए। इस बोतल में क्या है? केवल पानी? हाँ, वायु भी तो है ना, उसको हम क्यों इग्नोर करते हैं? इसी तरह से जब हमारी बॉडी के अंदर दूसरी धातुएं कम होने लगती हैं तो खाली जगह बनती है। खाली जगह में क्या भरेगा अपने आप से? हवा भरेगी, वायु भरेगी। और वायु क्या करती है? वायु ड्राई करती है, सुखाती है, सुखाती है ना। वायु से शीत गुण भी होता है, तो उसकी वजह से ठंड भी लगती है। तो इसीलिए जब वो एज आ जाती है तो हमें ठंड ज़्यादा लगने लग जाती है। फिर वही वायु है जो प्राणवायु की तरह सांस लेने के लिए भी ज़रूरी है। बाहर भी नहीं होगा तो मैं बोल रही हूँ तो ट्रांसमिशन भी नहीं होगा। इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर जितने सिग्नल ट्रांसमिशन है, चाहे वो नर्वस सिस्टम है, चाहे ब्लड सर्कुलेशन है, चाहे कोई भी चीज़ इधर से उधर जा रही है, अपने आप हिल नहीं सकती बिना वायु के। बाहर वाली हिला के दिखा दो वैक्यूम क्रिएट करके। वैक्यूम में देयर इज़ नो मूवमेंट एट ऑल, नथिंग कैन मूव। और इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर है। और वही वायु बढ़ जाती है तो क्या होता है? जैसे बाहर आंधी तूफान सुनामी होती है ना, इसी तरह से हमारे अंदर सेम डिट्टो। लेकिन वो उसको मेंटेन कैसे करके रखना है? अभी इस बोतल को पानी से भर दूंगी तो क्या इसमें वायु बचेगा? नहीं बचेगा ना। तो वायु को अभी मैं बोलूँ ना वायु निकाल दो, तो सबसे पहले क्या आएगा? वैक्यूम पंप लेके आओ, इसकी हवा निकालते हैं, है ना। लेकिन जो थोड़ा सा लॉजिकली सोचेगा वो लोग पानी भर दो। तो भैया जो भरना, पोषण करना, पॉजिटिव चीज़ें हैं, ये करना हमेशा अच्छा है। तो इसीलिए हमें उस समय कभी इस घुटने की मालिश कर दो, कभी उस घुटने की मालिश कर दो। वो तेल चाहिए होता है, क्योंकि तेल वायु को नियंत्रित करता है, उसको शांत करता है, जो हमारी बॉडी को। तो ये अगर सिर पे तेल डालने के लिए माँ बोलती है, अगर बॉडी की मसाज करने के लिए दादी बोलती है, तो वो सब कुछ साइंस है, प्यार है उसमें, उसका स्नेह है, लेकिन वो सब साइंस है, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं। कभी फिर मौका लगा यहाँ आने का तो हम सिखा के जाएंगे कि इमरजेंसीज में एक्चुअली करना क्या होता है। और उसमें कुछ भी नहीं होता, चाहिए कुछ नहीं होता हमें। कोई भी, हमें हार्ट अटैक भी आ रहा है पेशेंट को। कल हमारे हॉस्पिटल में एक पेशेंट को हार्ट अटैक आया, उसको MI हुई, मुझे ECG भेजी डॉक्टर्स ने रात को। उसको क्या दिया हमने जानते हैं आप? उसको हमने दिया बहुत सारा अदरक और कुछ मेडिसिन बाद में धीरज जी ने दी होंगी, शायद उनको दी थी क्या? नहीं, वो भी नहीं दिए, वो ऐसे भी ठीक है, क्योंकि उसको हमने अदरक, बहुत सारा अदरक दे दिया खाने के लिए। उसको चेस्ट पेन हुआ, बहुत ज़्यादा तीव्र उसका चेस्ट पेन था। ECG की तो ECG में कार्डियक अरेस्ट नहीं, हार्ट अटैक आया कि इसको हार्ट अटैक आ रहा है। तो उस स्थिति में हमने केवल और केवल उसको अदरक दिया बहुत सारा खाने के लिए, और उसके जो पैर हैं घुटने तक 42 डिग्री पानी में 30 से 35 मिनट तक उसको डाल के बैठना, दैट्स इट। उसका हार्ट अटैक वहीं रुक जाता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम फिर कभी मिलेंगे तो तब करेंगे। मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतना समय लूँगी, लेकिन मैं बोलती ही जाती हूँ जब बोलने लगती हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। और मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि हम ट्रेंड्स को ना फॉलो करके ट्रेडिशन को फॉलो करें। जो पहले होता था वही अगर हम करेंगे तो हम भी उतने ही हैंडसम और ब्यूटीफुल दिख सकते हैं जितना हम तस्वीरों में अपने पूर्वजों को देखते हैं। उतना ही स्वस्थ रह सकते हैं, जितने बलिष्ठ वो होते थे उतनी ही ताकत हमारे अंदर भी आ सकती है, और उतनी ही आयु भी हम देखते ना, अरे भाई उसकी दादी तो देखो 100 साल की है, तो हम भी तो कभी दादी दादा बनने वाले हैं। हम यही तो क्यों टारगेट बना के चलते हैं? हम भी 100 साल जिएंगे, है ना, पैसा कमाएंगे, ये करेंगे, वो सारी दुनिया कर रही है।
क्या पता 60 साल के बाद हम मर जाए, उसके बाद पता नहीं क्या क्या नई नई चीज़ें हो जाए हमारी रह जाएंगी देखने वाली। इसलिए ज़िंदा रहने की कोशिश कीजिए, और उसके लिए ज़रूरी केवल यही है कि जितना ज़्यादा जानवरों की तरह नेचर के साथ जुड़ेंगे, उसी तरह बिल्कुल उन्हीं जानवरों की तरह हमें अस्पतालों में भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। थैंक यू मैम, आपने इतनी महत्वपूर्ण वो जानकारी हमें दी। मैं संगीता मैम को शायद जल्दी जाना होगा कि, तो मैं सर को बुलाना चाहूँगा कि एक बार आए कि उनका जो मोमेंटो है वो भेंट करें। संगीता मैम आइए। Sir, please.